हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के सेशन में हम लोग इमैनुअल कांत के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज 22 अप्रैल है और आज इमैनुअल कांत का बर्थडे होता है। साथ ही साथ आज अर्थ डे भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। सो इमैनुअल कांत के कॉन्ट्रीब्यूशंस और लाइफ, और एक्चुअली इमैनुअल कांत बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, तो उनको इस पूरे एक ज़रा सी वीडियो में कवर करना बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग सिर्फ इमैनुअल कांत का ज्योग्राफी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम लोग सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। सो आप कोशिश करिए कि अपने अर्थ को कंजर्व करिए, उसी सोर्सेज को कंजर्व करिए, अपने आसपास सफाई रखिए और हेल्दी बने रहिए। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे कंटेंट की अगर आपको PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्लिक करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट, द कंट्रीब्यूशंस इन लाइफ ऑफ इमैनुअल कांत। सो इमैनुअल कांत वाज बोर्न ऑन 22 अप्रैल 1724 इन कॉनिग्सबर्ग, ईस्ट प्रशिया, जो कि आज का रशिया है, और आज में जो क्लैननगार्ड का एरिया है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1724 में। सो जैसे कि मैंने पहले बताया, इमैनुअल कांत एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। ये जर्मन थे और 18th सेंचुरी के जोग्राफर थे। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग। ओके, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन्होंने, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक्चुअली बहुत बड़े फिलोसोफर थे। ओके, इनको हम लोग ज्योग्राफी में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ हम लोग उसको पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सब में इनको पढ़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन जोग्राफर और जर्मन फिलोसोफर थे। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 1756 से इन्होंने ज्योग्राफी के, यानी फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देना स्टार्ट किए थे, और 1796 मतलब 40 साल इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में अपने लेक्चर्स दिए थे। क्योंकि ये एक फिलोसोफर थे। सो इनको ज्योग्राफी की तरफ कैसे अट्रैक्शन हुआ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एक्सप्लोरेशंस में, ठीक, और एम्पिरिकल नॉलेजेस को एक्वायर करने में, उनको गेन करने के लिए। सो उस टाइम क्या था, अगर एक्सप्लोरेशन करना है, अगर वोयाज पे जाना है या कुछ डिस्कवर करना है, तो यू मस्ट नो द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। तो जब उन्होंने ज्योग्राफी की तरफ अपना कदम बढ़ाया कि हमको ये पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जो एक्सप्लोरेशंस हैं उसमें हम इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को यूज़ कर सकें, तो इन्होंने देखा कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही एडिक्वेटली डेवलप नहीं हुआ था, एंड देयर वाज अ लैकिंग ऑफ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो जो ये इमैनुअल कांत थे, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा फिलोसफिकल बैकग्राउंड दिया था इस सब्जेक्ट को, और ये एक बहुत ही लैंडमार्क फिलोसोफर थे हमारे सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में। और अक्सर जो ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, इसको हम लोग दो पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक प्री कांतियन, मतलब कांत के व्यूज़ से पहले का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, और पोस्ट कांतियन, ठीक है, जो कि कांत के व्यूज़ के बाद का जो डेवलपमेंट हुआ सब्जेक्ट का। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जर्मन फिलोसोफर है जो हमारे सब्जेक्ट में है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कांत का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, कांत को एक हम लोग आर्मचेयर ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं, बिकॉज उनके पास इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में तो काफ़ी इंटरेस्ट था, उनको काफ़ी नॉलेज थी इस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनको ज़्यादा कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं था, इस फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में नहीं था। सो बेसिकली अगर ये बोला जाए कि जो इंटरेस्ट है कांत का फिजिकल ज्योग्राफी में, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो नेचुरल फिनोमेना के थे उनसे नहीं गेन हुआ था, उनसे नहीं स्टिमुलेट हुआ था, बट it was a product of his philosophical investigation of the whole field of empirical knowledge. Okay, so for this reason Kant's contribution to geography was more philosophical than its relationship to the natural sciences. So ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि जो कांत ने फिलोसफिकल बैकग्राउंड दिया था, फिलोसफिकल फाउंडेशन दिया था इस सब्जेक्ट का, ठीक है। सो Kant's greatest contribution to geography is that he laid a philosophical foundation for the subject as a field of its scientific enterprise. उसके बाद जो कांत हैं, कांत ने किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए दो मेथड्स बताए, दो वेज बताए। पहला लॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी स्टडी करने के लिए, कोई भी फिनोमेना को पढ़ने के लिए दो वेज है, लॉजिकल या फिजिकल। तो लॉजिकल वेज में उन्होंने क्या बताया, लॉजिकल क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया, ऐसे फिनोमेना, ठीक है, विच आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अपने स्वभाव और प्रकृति के हिसाब से जो ऐसे फिनोमेना जिनको ग्रुप किया जाता है, और देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम लोग लॉजिकल क्लासिफिकेशन में रखते हैं। ओके, सो इस लॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत सारे साइंसेज आते हैं, सिस्टमैटिक साइंसेज, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये जितने भी नेचुरल साइंसेज हैं, फिजिकल साइंसेज हैं, ये किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री है, इसमें केमिकल्स और ये सब चीज़ें स्टडी होती है। बॉटनी है, इससे प्लांट लाइफ, जूलॉजी में जैसे एनिमल लाइफ, इन सब के बारे में स्टडी होती है। तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं, सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। तो ये जितने भी साइंसेज होंगे, जितने भी फिनोमिनास होंगे, ये लॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे। और सोशल साइंसेज में भी आएंगे इसमें, जैसे इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ जो है लॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे। जैसे सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी स्टडीज अबाउट द सोसाइटी,
पॉलिटिकल साइंस स्टडीज अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल व्यूज। सो ये एक किसी पर्टिकुलर फिनोमिना के इर्द गिर्द घूमने वाली जितनी भी साइंसेज हैं, ये लॉजिकल क्लासिफिकेशन में आती हैं। तो सेकेंड मेथड था वो था फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, एक टाइम और एक स्पेस। मतलब ऐसे फिनोमिना जो कि अपने टाइम और स्पेस के द्वारा, अपने टाइम और स्पेस के उसके थ्रू स्टडी किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली पोजीशन किए जाते हैं। सो टाइम और स्पेस ये दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस क्लासिफिकेशन में। सो उन्होंने, इमैनुअल कांत ने ये बताया कि ऐसे फिनोमिना जो हिस्टोरिकल साइंसेज होती हैं, दीज आर कंसर्न विद टाइम। सिमिलरली जो ज्योग्राफी है, दैट शुड बी कंसर्न इन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेस। ओके, so what Immanuel Kant says that however grouping of phenomena in a time sequence provided the subject matter of history. Okay, history subject कहाँ से आया? That depends upon the time sequence, and grouping of phenomena of different origin and character together on the basis of spatial association or areal association in a horizontal space, that is the earth's surface. कि किसी भी अर्थ सरफेस पे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या स्पेशल एसोसिएशन है, क्या उससे इंटरप्रिटेशन है, क्या उससे कनेक्शन है, उसी को डिस्क्राइब करना इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। सो लॉजिकल क्लासिफिकेशन में इमैनुअल कांत ने वो सब्जेक्ट्स रखे जिनको डायरेक्टली पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिनोमेना से लिंक्ड है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या रखा उन्होंने? टाइम और स्पेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को। ओके, सो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हैं दोनों। So geography occupied an important place as a spatial science. As a spatial science बहुत important है in Kant's scheme of division of fields of knowledge. That is the reason Kant has been repeatedly cited by geographers in order to justify the status of geography as a science. So कांत ने जो ज्योग्राफी का प्लेस है, ज्योग्राफी का जो प्लेस है वो स्पेशल साइंस की, एज अ स्पेशल साइंस को रखा था। ओके, इमैनुअल कांत के बाद बहुत सारे जोग्राफर्स ऐसे आए जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ रखे और उन्होंने जोग्राफी को एज अ कोरोलॉजिकल साइंस या जोग्राफी को एज अ स्पेशल साइंस या रीजनल साइंस के बारे में डिस्कस किया। जैसे कि एल्फ्रेड हेटनर, उनका जो कॉन्सेप्ट था जोग्राफी एज अ कोरोलॉजी, ठीक है, या रीजनल जोग्राफी, वो भी इंस्पायर किससे था? कांत की फिलॉसफी से, ठीक है। सिमिलरली रिचर्ड हार्टशोन, उन्होंने अपनी बुक नेचर ऑफ जोग्राफी में भी क्या, कांत के ही व्यूज़ को लिखा। जो एरियल डिफ्रेंसिएशन के बारे में उन्होंने बात की थी वो टोटली कांत की फिलॉसफी से इंस्पायर थे। अब बात करते हैं शेफर के बारे में। फ्रेड के शेफर, 1953 की बात है, वो उन्होंने जो एक्सेप्शनलिस्ट व्यू है कांत की फिलॉसफी का, वो उन्होंने हाईलाइट किया। ही ट्रेस्ड आउट द एक्सेप्शनलिस्ट व्यू ऑफ कांत ज्योग्राफी। इसीलिए कांत को हम लोग फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी भी बोलते हैं। लेकिन बिकॉज शेफर ने कांत को जो पढ़ा तो उन्होंने उनके जो कांत की फिलॉसफी है उसमें एक्सेप्शनलिस्ट व्यूज़ को फाइंड आउट किया। ठीक, तो हम लोग फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी तो कांत को मानते हैं, लेकिन ओरिजिनली मतलब जो कांत की फिलॉसफी है एक्सेप्शनलिज्म की, इसको पुट फॉरवर्ड, इसको आगे कौन लेके गया? फ्रेड के शेफर। ओके, सो शेफर ने क्या किया, जो एक्सेप्शनलिज्म को जो ज्योग्राफी का एक्सेप्शनलिस्ट नेचर है उसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। और उन्होंने ज्योग्राफी में पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को कहा कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच यानी कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन वाली अप्रोच हम लोग को अप्लाई करनी चाहिए। सो फ्रेड के शेफर जो हैं, इनको हम लोग जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में इनका बहुत ही बड़ा रोल था, या पॉजिटिविस्टिक थ्योरी को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा रोल था इनका। शेफर ऑल्सो क्लेम दैट कांत के टाइम हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो थे वो कॉस्मोलॉजीज थे, नॉट साइंसेस। ठीक, लेकिन जो कॉस्मोलॉजी है इट इज़ नॉट अ रैशनल साइंस बट इट इज़ अ थॉटफुल कंटेम्पलेशन ऑफ द यूनिवर्स की स्टडी है कॉस्मोलॉजी। सो ज्योग्राफी को कॉस्मोलॉजी में रखना ठीक नहीं है। ओके, हार्टशॉन इन इज नेचर ऑफ ज्योग्राफी एक्सेप्टेड द बेसिक टास्क ऑफ ज्योग्राफी वॉज इसेंशियली कांटियन। ठीक है, उन्होंने ये माना कि जो बेसिक टास्क ऑफ ज्योग्राफी पढ़ने का मेन टास्क है वो कांट से ही इंस्पायर्ड है। मतलब कांत ने जो बोला, ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशियल साइंस दैट इज एरियल डिफ्रेंसिएशन या फिर कोरोलॉजी या फिर रीजनल साइंस, ठीक है। और 1960 के अराउंड यही डोमिनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी था जो कि पढ़ा जा रहा था। सो ये जितना भी रीजनल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ज्योग्राफी का, इसको हम लोग डेट कर सकते हैं कि ये कांत से ही इंस्पायर्ड है। ओके, इन शॉर्ट इस पूरे का जिस्ट यही है। उसके बाद कांत ने ज्योग्राफी को क्लासिफाई किया था। उन्होंने एक अपना क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने ज्योग्राफी को 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया। उससे पहली ब्रांच थी फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें नेचर, फिजिकल फिनोमेना, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर अदर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी
बिल्कुल सही बात कही इमैनुअल कांत ने कि फिजिकल ज्योग्राफी, अगर आपका बेस क्लियर है फिजिकल ज्योग्राफी का, तो आपको अदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फिजिकल ज्योग्राफी इज अ बेस फॉर अदर ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी. Second branch, the mathematical geography, it provides the involves the study of form, size and movement of Earth and its position of solar system. ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम कैलकुलेशन कि कैसे सन मूव करता है, क्या साइज है सर अर्थ का, ये सब मैथमेटिकल ज्योग्राफी में उन्होंने इंक्लूड किया था. थर्ड वाज मॉरल ज्योग्राफी, यानी कि सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी बोल सकते हैं इसको. उन्होंने मॉरल ज्योग्राफी के नाम दिया और इसमें डिफरेंट ट्रेडिशंस, कस्टम्स और कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ को डिस्कस किया गया. उसके बाद फोर्थ इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी. इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल यूनिट्स एंड द फिजिकल बैकग्राउंड. किसी भी एरिया के जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं और उनका जो फिजिकल बैकग्राउंड है, उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत. उसके बाद फिफ्थ क्लासिफिकेशन था कमर्शियल ज्योग्राफी. इट इज़ मेनली कंसर्न विद द ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. उनके हिसाब से कमर्शियल ज्योग्राफी में इंटरनेशनल ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो उनके हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी भी कमोडिटी का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या वहाँ पर सुपरफ्लूटी है उस कमोडिटी की, और दूसरी कंट्री में वहाँ का डिफिशियंसी है, वहाँ पर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है. सो यही जो फैक्टर है, यही मेन फैक्टर होता है फॉरेन ट्रेड को जो राइस गिव राइस करता है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कमर्शियल ज्योग्राफी को, ये स्टडी करना फॉरेन ट्रेड. एंड लास्ट वाज थियोलॉजिकल ज्योग्राफी. इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ चेंजिंग थियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. थियोलॉजिकल मतलब होता है कि रिलीजन से रिलेटेड. ठीक है, सो थियोलॉजिकल ज्योग्राफी एम्स टू स्टडी कि कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रिलीजियस बिलीफ्स में वेरिएशंस हैं. ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ और रिलीजियस बिलीफ्स हैं या किसी और पार्ट में कोई और रिलीजियस बिलीफ्स हैं. तो कुल मिला के कांत ने ये बोला कि थियोलॉजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द शुड स्टडी या इट शुड एम टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो ये था इमैनुअल कांत का क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी, जिन्होंने 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया ज्योग्राफी को. और अगर देखा जाए तो इमैनुअल कांत के कंट्रीब्यूशन अगर एक लाइन में, तो जो उन्होंने फिलोसफिकल बैकग्राउंड दिया था कि स्पेशियल स्टडीज, स्पेशियल ज्योग्राफी एज अ स्पेशियल साइंस, सबसे इम्पॉर्टेंट उनका यही कॉन्ट्रीब्यूशन है. और जिसको ये जो थॉट था इनका, ज्योग्राफी एज अ स्पेशियल साइंस, ये इतने सारे ज्योग्राफर्स को इंस्पायर किया कि फिर ज्योग्राफी एज अ स्पेशल साइंस ही होगी. ठीक है, ज्योग्राफी में स्पेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इमैनुअल कांट टू द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी. हम लोग ने और इनके दूसरे सब्जेक्ट से कंट्रीब्यूशन नहीं देखे यहाँ पर, सिर्फ ज्योग्राफी में देखे हैं. ठीक है, तो इस पूरे कंटेंट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके मिल सकता है. वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद एंड अ वेरी हैप्पी अर्थ डे टू यू ऑल.